Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. अभी तक मैंने आपके लिए क्लास 9 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप देखिए, पढ़िए और समझिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्या डाउट है आपका। मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज से हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री की वीडियोज़ की सीरीज़ लाऊंगी मैं आपके लिए फॉर क्लास 10th। तो आज हम क्लास 10th का पहला टॉपिक लेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। शुरू करते हैं। तो फिर फॉर क्लास 10th ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल चेंज के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या समझा है केमिकल चेंज में, कि केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिनमें किसी मैटर के कंपोजिशन में चेंज आता है, यानी कि मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, डाइजेशन ऑफ फूड या कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जो सब्सटेंस लिया जा रहा है उसका मैटर चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस उसमें देखने को हमें मिल रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर, इसीलिए वो केमिकल चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो रही है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम आपको अभी समझाते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका ऐश मिलता है हमें। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमने सुना उसको हमने इस तरह वर्ड्स में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब इसी चीज को अगर हम केमिकल सिंबल्स के रूप में लिखेंगे यहाँ, तो वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन O2, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, अच्छा आपने क्लास 9th में कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी पढ़ी है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, जब आपने मैटर के बारे में पढ़ा था वहाँ, तो उसमें क्या बताया गया था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद उनकी नंबर सेम रहती, क्योंकि मास को जो है क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसी के से हम चेक करते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। मीन्स एक बात और समझिए यहाँ कि जो भी मैटर या जो भी केमिकल या एलिमेंट्स टेक पार्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, यानी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और जो हमें मिलता है रिजल्ट उस केमिकल रिएक्शन का, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को LHS साइड लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा, और प्रोडक्ट को RHS, और इक्वल टू की जगह हम यहाँ एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से लिखी जाती है केमिकल रिएक्शन। अब हम यहाँ ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनका जो है वो नंबर इक्वल है इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो रिएक्शन बैलेंस है, और इक्वल नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करना होता है। कैसे, वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन सबसे पहले देखिए और चेक कीजिए कि MgO2 और MgO बन रहा है, MgO2 के साथ प्लस होके MgO बना रहा है। यहाँ पर देखिए Mg का 1 एटम है, यहाँ पर भी Mg का 1 एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। मीन्स ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम अभी सीखेंगे। तो इसको यहाँ पे बहुत सिंपल सीखेंगे, तो यहाँ सिंपली इसको समझ लेते हैं। यहाँ O2 है तो यहाँ 2 MgO करेंगे अगर हम, तो यहाँ O की नंबर भी 2 हो जाएगी और इसकी भी, और यहाँ पर भी हम 2 Mg कर देते हैं। तो ये देखिए अब इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो गई। लेकिन और आगे भी हम देखेंगे, यहाँ बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं इसको
बैलेंस करने की। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं वो लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें वर्ड इक्वेशन देखनी होती है, यानी जिस तरह क्वेश्चन दिया है, कभी कभी क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है आपका, या तो केमिकल रिएक्शन ही लिखी आएगी इस तरह से और उसको बोला जाएगा आपको कि डायरेक्ट आपको इसको बैलेंस करना है, या फिर वर्ड इक्वेशन लिखी हुई आएगी तो वर्ड इक्वेशन से आपको उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होगा और फिर बैलेंस करना होगा। या फिर कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चन की तरह लिखा होगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बंद किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको वर्ड इक्वेशन बनाना है सबसे पहले, उसके बाद उसका केमिकल इक्वेशन बना के तैयार करना है सारे कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के सिंबल लगा के। तो ये दो बातें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है वर्ड इक्वेशन बनाना है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन बनाना है। केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि LHS और RHS साइड में जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस है, मतलब कितनी कितनी नंबर है उनकी, ठीक है। और थर्ड, जब उनकी नंबर आप देख लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको सारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके चारों तरफ बॉक्स बना देना है, क्योंकि हमें कंपाउंड या एलिमेंट के फॉर्मूला के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें आप नंबर्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे O2 होता है ना, ऑक्सीजन एक एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ O2 ही लिखा जाएगा, यानी O2 उसका फॉर्मूला है, तो O2 को हम चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करना है आगे इसके कुछ नंबर लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे, उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे कि मतलब कितने क्या है, ये हमने काउंट कर लिया था, अब हम उसको बैलेंस करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। लास्ट स्टेप ये रहता है कि लास्ट में हमें ये बताना होता है कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है या हर कंपाउंड की क्या है स्टेट ऑफ मैटर, कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, इस तरह से। यहाँ ब्रैकेट में सॉलिड के लिए स्मॉल लिखा जाता है, गैस के लिए G स्मॉल g लिखा जाता है, सॉलिड के लिए स्मॉल s, गैस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए स्मॉल l, इस तरह से ब्रैकेट में। और एक्व सॉल्यूशन है तो AQ स्मॉल, इस तरह से लिखे जाते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं तब समझेंगे, जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप डिप करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे हम, तो जिंक लिया प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे क्या बनता है जिंक सल्फेट बनेगा। जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आप लिखेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरह से आपने वर्ड इक्वेशन बना ली क्वेश्चन से। अब इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे आप, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट बनेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4। अच्छा, मैंने 9th क्लास में आप लोगों के लिए जो है वो कंपाउंड कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाते हैं ये आपने सीखा है 9th क्लास में। अगर नहीं सीखा है तो वीडियो एक बार देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, हो जाता है आप लोगों के दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ से आप देख लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ फॉर्मूला आप बनाना फटाफट सीख जाएंगे। जैसे वैलेंसी क्या है, वैलेंसी देखी और फटाफट से फॉर्मूला बना दिया। ऐसे हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए कि ये क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। Zn, सबसे पहले LHS और RHS में चेक करते हैं हम कि कितने जिंक के मॉलिक्यूल्स हैं या कितने जिंक के एटम्स हैं। तो यहाँ Zn 1 है, यहाँ जिंक का 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के देखते हैं H2 SO4, अलग अलग भी देखेंगे तो S का एक O4 है, O4 है, मीन्स ये इक्वेशन तो है वो बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस निकली। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पूरी तरह से इसको समझेंगे। अगला एग्जांपल हम लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब भी कोई आयरन ऑब्जेक्ट को आप एक्सपोज छोड़ देते हैं ह्यूमिड एयर के साथ तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। तो ये एक केमिकल चेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो उसका हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो आयरन प्लस ह्यूमिड एयर, तो क्या बनता है फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो अब हम इसका वर्ड इक्वेशन बना के हमने तैयार कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे इसका केमिकल
इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के लिए आयरन का सिंबल, ह्यूमिड एयर को हम H2O, क्योंकि उसमें से वाटर का जो पार्ट है, वाटर वेपर है, वो रिएक्ट करता है इसके साथ, ऑक्सीजन का मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, यहाँ H2O जो है वो काम करता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनता है यानी Fe3O4 यहाँ बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2 बनता है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। तो अभी मैंने क्या बताया था कि RHS और LHS, तो RHS, सॉरी इधर LHS है, तो LHS और RHS में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से एटम्स कितने कितने हैं, यानी कि आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 3 ही है ना इसमें। ठीक है, तो इधर आयरन है, LHS में 1 है एटम, यहाँ पर 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, वहाँ भी 2 एटम है। इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है और इधर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो ये इस तरह से हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जिस भी एटम की नंबर सबसे ज्यादा होती है उससे जो है इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है ऑक्सीजन की, देखिए 4 है ना RHS और इधर 1 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। अब देखिए बैलेंस करना शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन से ले रहे थे हम, इधर 4 है इधर 1 है, इधर 1 इधर 4 है, तो यहाँ पर अगर इसको 4 करना है हमें तो 4H2O करना होगा। ठीक है, एक चेंज हमने ये किया, जो भी चेंज है वो बॉक्स के बाहर रहेगा। ठीक, अब हम देखते हैं फेरस यानी आयरन के देखते हैं। आयरन के यहाँ 1 है इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो इधर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, इधर 2 है इधर 2 है, यहाँ चेंज करने से क्या हो गया, 4 2 8 हो गए, ये मल्टीप्लिकेशन होके निकलता है। ठीक है, इस तरह से 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए और इधर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 4 लगा देंगे तो 4 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चेक करो, अब सारे चेक करते हैं तीनों एक बार फिर से। आयरन 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 यानी कि अब ये जो है इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन में चेंज हो गई। अब हमें इसका क्या करना है, स्टेट भी बतानी है सबकी। तो आयरन जो है वो सॉलिड है, हाइड्रोजन वो सॉरी H2O जो है वो कैसा है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है ना, तो ये गैस लिखा जाएगा इसको। और ऐसी फेरस ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता है, क्योंकि वो जो ऊपर आपको बुरादा सा मिलता है ना ब्राउन कलर का, वही तो होता है फेरस ऑक्साइड, और ये जो है वो गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हम दे देते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं हम आपके लिए। तो कुछ ये मैंने NCERT की बुक के एग्जांपल लिए हुए हैं, तो सभी पे होती है NCERT की बुक, तो आप लोग वहां से देख के समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये वर्ड इक्वेशन दी गई है आपको और आपको इसको केमिकल रिएक्शन में चेंज करके बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप इसको केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको फॉर्मूला ये नॉर्मल से है, सिंपल से आपको पता होंगे। तो H2 है, यहाँ Cl2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 2HCl। यहाँ पर 2 लगाने से ही ये बैलेंस हो गई। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब ये हो गई बैलेंस। तो अब हम यहाँ पर इनको क्या देना पड़ेगा, इनकी स्टेट ऑफ मैटर बतानी है। तो ये गैस होती है हाइड्रोजन, क्लोरीन भी गैस होती है, और ये जो है HCl बनता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, एसिड। तो ये तैयार है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड
अब अच्छा, इसमें आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी कंपाउंड का उसकी भी प्रैक्टिस होगी, और बैलेंस कैसे करते हैं उसकी भी। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, ठीक है। अब देखिए कि इसको किस तरह बैलेंस करेंगे। Ba लेफ्ट साइड एक है, इधर भी बेरियम का एक है, तो इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी। बॉक्स बना लीजिए। हाँ, अब देखिए, चलिए अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं कि देखिए BaCl2 हो है यहाँ, तो यहाँ पे Cl के 2 हैं, Ba तो 1 है, Ba इधर भी 1 है, यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl3 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 3Cl2 करेंगे यहाँ, और यहाँ 2Cl3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गए बैलेंस, Cl2 3 2 6 और 3 2 6, ये यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बेरियम, यहाँ पर बेरियम 3 हो गए, देखिए अब यहाँ 3 लगाया और यहाँ पर देखिए बेरियम एक ही है, तो यहाँ 3 लगाएंगे अगर हम, तो 3BaSO4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर SO4 के 3 एटम्स हैं और यहाँ भी SO4 के 3 हो गए, देखिए, या अलग अलग भी देखेंगे तो S के 3 O के 4 3 12, O के भी 4 3 12, बेरियम के 3 बेरियम के 3, तो ये चीज़ बैलेंस हो गई, ये चीज़ भी बैलेंस होगी, बेरियम 3 और एल्यूमिनियम क्लोरीन 6, यहाँ पर भी क्लोरीन 6। अब एल्यूमिनियम को चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के हाँ, अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है, या 2 गलत लग गया था, तो AlCl3 होता है ना, तो यहाँ पर 2 लगाने से क्या हुआ, एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है, तो ये जो है इक्वेशन आपकी अब बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो इसके लिए AQ लिख देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये भी AQ लिख जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो ये सॉलिड रहेगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये तो कुछ इस तरह से हुआ कि आपको ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है और आपने केमिकल इक्वेशन में उसको चेंज किया और बना दिया। आप कुछ क्वेश्चन टाइप दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं अभी लिखती हूँ आपके लिए और फिर देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चंस मैं लाई हूँ यहाँ पर, ये भी NCERT बुक से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पे आपको ये भी समझना है साथ में, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट यानी कि ये प्रेसिपिटेट है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये एक्वस है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4Na2 लगेगा यहाँ, SO4, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। अब देखिए किस तरह बैलेंस करना हमें, बेरियम के देखिए पहले इधर 1 और इधर भी 1, बेरियम बैलेंस है, Cl के यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2NaCl कर देते हैं इसको बॉक्स में बंद करके इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Na2 है, तो यहाँ Na2 हो गया 2 लगाने से, SO4 में S1 है O4 है, यहाँ पर भी S1 है O4 है, तो ये इक्वेशन इतना करने से ही बैलेंस हो गया। देखिए सिर्फ यहाँ 2 लगाया हमने और ये बैलेंस हो गया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ सभी की स्टेट बता देंगे। तो ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, AQ लिख देंगे ब्रैकेट में, BaSO4 सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है ये, और NaCl भी जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि ये भी एक्वस है, ठीक है। इस तरह से यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिखते जाते हैं साथ में ही हम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इन वाटर सॉल्यूशन है ये, बाद में लिखेंगे इसको हम एक्वस है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl सॉल्यूशन है ये भी इन वाटर,
टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है यहाँ? सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यानी NaCl सॉल्यूशन एंड वाटर बन रहा है। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं। बैलेंस नहीं होगी क्योंकि आपको करना है, क्वेश्चन ही है ये। देखिए सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक और एक यहाँ 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ Cl एक है और ये Cl एक है। तो ये जो है वो आपकी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस ही है। देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन इधर दोनों को मिला के 2, यहाँ 2, और क्लोरीन एक। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं है तो आपकी जो है इक्वेशन बैलेंस्ड ही बनी है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यहाँ सबकी फॉर्म लिख देते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बना है, और ये NaCl का भी एक्वस सॉल्यूशन बना है, और H2O जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये सबकी स्टेट लिख दी हमने यहाँ पर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुई। तो आज आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और मैं यहाँ समझाऊंगी, मैं इसको रब करके एक बात और समझाऊंगी यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इन सब कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही वो केमिकल रिएक्शन हो पाती है। तो इन चीज़ों को हम इक्वेशन में एरो के ऊपर दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रिएक्ट करके मीथेनॉल बनाती है। तो वो किस तरह से होगा? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2, तो 340 ATM लिख देंगे यहाँ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से लिखा जाएगा। और क्या बना रही है? मीथेनॉल, यानी कि CH3OH। तो इस रिएक्शन में देखिए ये जो एरो के ऊपर लिखा है, तो वो उसकी ये जो है कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल, तो वो जो है एरो के ऊपर लिखी जाएंगी। जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, या कोई कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। कैटलिस्ट वो होते हैं ना जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को जो है वो उनकी स्पीड अप करने का काम करते हैं, उनको वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। तो वो भी कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो कैसे होता है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, तो ये क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। C6H12O6 बनाते हैं, प्लस C ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, प्लस वाटर भी। तो यहाँ 6CO2 12H2O, तो H2O, तो ये 6O2 और 6H2O, ये होती है पूरी केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें जो है इसकी कंडीशंस कैसे दिखाई जाएंगी? तो क्लोरोफिल और सनलाइट जो कि इस रिएक्शन के लिए जरूरी है, वो एरो के ऊपर दिखाते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर यहाँ कहीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, टेम्परेचर या प्रेशर दिया हो साथ में, तो वो भी आपको एरो के ऊपर दिखाना होगा, और इन सब की स्टेट भी दिखानी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और मीथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है। ये इसी तरह यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है यहाँ, और ग्लूकोज जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है। ऑक्सीजन गैस भी एक्वस ही होती है यहाँ, और ये लिक्विड होता है। आज आपने देखा कि किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, किस तरह से किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आज ये सब आपने तो सीखा, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और इसी तरह आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।